तो एआई और एनालिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। जमाना एआई का है तो जाहिर है इस आईपीओ को लेकर बाजार में जबरदस्त हलचल है। ऊपर से देखने पर तो ये एक बहुत ही शानदार मौका लग रहा है, लेकिन क्या कहानी उतनी ही सीधी है जितनी दिखाई दे रही है? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की असली सच्चाई क्या है। अच्छा, जैसे ही आप कंपनी के आईपीओ डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं, सबसे पहले ये शानदार नंबर नजर आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 2206 मिलियन का रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम पैट भी कहते हैं। मतलब सारे खर्चे और टैक्स चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में जो शुद्ध मुनाफा बचा। ये नंबर किसी भी इन्वेस्टर का ध्यान खींचने के लिए काफी है। पहली नजर में लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ तो बहुत ही मजबूत है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल उठता है, क्या ये मुनाफा वाकई में कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से आया है या फिर ये सिर्फ अकाउंटिंग की जादूगरी से बनाया गया एक आंकड़ा है? हमारी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ठीक यहीं से शुरू होती है। तो चलिए इस प्रॉफिट के मायाजाल को परत दर परत खोलते हैं। ये समझने के लिए कि ये मुनाफा असली है भी या नहीं, हमारा पहला कदम ये पता लगाना होगा कि आईपीओ से ठीक पहले ये प्रॉफिट अचानक से आया कहां से। अब जरा इस स्लाइड पर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां जो दिख रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने 1944 मिलियन का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन जब एक खास अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को हटाकर देखा गया तो असली तस्वीर बिल्कुल ही उलट गई। कंपनी को असल में 3466 मिलियन का भारी नुकसान हुआ था। यह एडजस्टमेंट बस इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी को बैलेंस शीट से अलग कर दिया था, और बस इसी एक एंट्री ने एक झटके में घाटे को कागज पर मुनाफे में बदल दिया। तो ये हुआ कैसे? इसी को फाइनेंस की भाषा में कहते हैं सिंथेटिक प्रॉफिट। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हर महीने की सैलरी 50,000 रुपए है, लेकिन एक महीने आपने अपनी पुरानी कार बेच दी जिससे आपको 2 लाख रुपए मिल गए। अब उस महीने आपकी इनकम 2.5 लाख दिखेगी, पर क्या इससे आपकी रेगुलर इनकम बढ़ गई? नहीं, वो 2 लाख रुपए तो एक वन टाइम गेन था। सिंथेटिक प्रॉफिट भी ठीक ऐसा ही होता है। ये कंपनी के कोर बिजनेस से हुई कमाई नहीं है, बल्कि किसी अकाउंटिंग इवेंट से हुआ एक बार का फायदा है जो कंपनी की असली सेहत बिल्कुल नहीं दिखाता। और ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। FY23 में भारी ऑपरेटिंग लॉस, FY24 में फिर से लॉस, और फिर अचानक FY25 में ठीक आईपीओ से पहले एक जबरदस्त प्रॉफिट। देखिए, जब कोई कंपनी जो सालों से घाटे में चल रही हो और वो अचानक आईपीओ लाने के टाइम पर ही मुनाफे में आ जाए, तो जो अनुभवी निवेशक होते हैं ना, वो इसे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठना तो लाजमी है। चलिए अब अकाउंटिंग की दुनिया से बाहर निकलते हैं और कंपनी के असल बिजनेस मॉडल की मजबूती को परखते हैं। क्या कंपनी का रेवेन्यू और कैश फ्लो भी उतना ही शानदार है जितना इसका प्रॉफिट दिखाया जा रहा है? ये डोनट चार्ट कंपनी की एक बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसे कहते हैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी की आधे से ज्यादा यानी 54% कमाई सिर्फ टॉप 10 क्लाइंट्स से आती है, और अगर टॉप 20 क्लाइंट्स को देख लें तो ये आंकड़ा 72% तक पहुंच जाता है। इसका साफ साफ मतलब है कि कंपनी की नैया कुछ गिने चुने बड़े ग्राहकों के सहारे ही चल रही है। तो एक रिटेल निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि बिजनेस की बुनियाद बहुत नाजुक है। कंपनी के 75% से ज्यादा क्लाइंट्स वो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं जिनके पास इतने रिसोर्स हैं कि वो चाहें तो कल अपनी खुद की एआई टीम बना सकती हैं। इसी को कमोडिटाइजेशन रिस्क कहते हैं। मतलब आपका क्लाइंट ही आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। सोचिए, ऐसे में अगर एक भी बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया तो ये कंपनी के रेवेन्यू के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है, नेट प्रॉफिट एक राय है लेकिन कैश फ्लो एक तथ्य है। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग के नियमों का इस्तेमाल करके प्रॉफिट के आंकड़ों को ऊपर नीचे दिखाया जा सकता है। वो एक तरह का ओपिनियन है, लेकिन कैश फ्लो यानी कंपनी के बैंक अकाउंट में असल में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, वो एक हकीकत है जिसे बदला नहीं जा सकता। और यहीं पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। कंपनी अपने ही आईपीओ प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी के रिस्क फैक्टर 8 में यह बात खुद मानती है कि उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अतीत में नेगेटिव रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो का सीधा मतलब है कि कंपनी अपने रोजमर्रा के कामकाज से इतना कैश नहीं कमा पा रही कि अपने खर्चे निकाल सके। ये उस गाड़ी की तरह है जिसका फ्यूल मीटर तो फुल दिखा रहा है, लेकिन असल में टंकी में पेट्रोल खत्म हो रहा है। अब आते हैं हमारी पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर, फॉलो द मनी।
आखिर आईपीओ के जरिए जो हजारों करोड़ रुपए उठाए जाएंगे वो असल में जाएंगे कहां? क्या वो कंपनी की ग्रोथ में लगेंगे या फिर कहीं और? ये बार चार्ट पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। आईपीओ की कुल रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 64% या 18,104 मिलियन, कंपनी के विकास के लिए है ही नहीं। ये पैसा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत पुराने और बड़े निवेशकों को एक एग्जिट राउट देने के लिए है, ताकि वो अपना मुनाफा वसूल कर बाहर निकल सकें। कंपनी के पास ग्रोथ के लिए आईपीओ की रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के पास जो नया पैसा आएगा भी उसका इस्तेमाल कहां होगा। इसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में लिए गए कर्ज को चुकाने में जाएगा, जो एक तरह से नए निवेशकों के पैसे से पुराने कर्ज का बेल आउट है। बाकी का पैसा अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस यानी अज्ञात अधिग्रहण के लिए रखा गया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को अभी खुद नहीं पता कि वो किसे और क्यों खरीदेगी। ये तो निवेशकों से एक ब्लैंक चेक लेने जैसा हो गया। तो इन सभी तथ्यों को जोड़ने पर अंतिम तस्वीर क्या बनती है? हमारा फॉरेंसिक वर्डिक्ट ये है कि जब स्मार्ट मनी यानी वो बड़े फंड्स और इनसाइडर लोग जो कंपनी को अंदर बाहर से जानते हैं, बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त रिटेल निवेशकों को दरवाजे से अंदर बुलाया जा रहा है। ये टेबल शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। जरा देखिए कि जो पुराने निवेशक अपने शेयर बेच रहे हैं, उन्होंने ये शेयर किस दाम पर खरीदे थे। सत्यकुमारी रेमाला ने सिर्फ ₹2 प्रति शेयर पर, एपेक्स और टीपीजी जैसे बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने भी बहुत कम कीमत पर निवेश किया था। और अब ये सभी लोग रिटेल निवेशकों को कई गुना ज्यादा कीमत पर अपने शेयर बेचकर भारी मुनाफे के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि स्मार्ट मनी इस आईपीओ के जरिए 18.1 बिलियन यानी 1810 करोड़ रुपए टेबल से उठाकर अपनी जेब में रख रही है। और ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा उन रिटेल निवेशकों से आ रहा है जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वे ऊंची कीमत पर इन शेयरों को खरीदेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ $9,158 मिलियन के सिविल और क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। ये रकम कंपनी के दिखाए गए ताज़ा मुनाफे से भी कई गुना ज्यादा है। जब कंपनी की लीडरशिप का ध्यान और पैसा लीगल बैटल्स में लगा हो तो इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। और अगर फैसला खिलाफ आया तो ये कंपनी पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी डाल सकता है। तो इस पूरे फॉरेंसिक एनालिसिस का सार इन 5 चेतावनी संकेतों में है। पहला, सिंथेटिक प्रॉफिट यानी मुनाफा असली बिजनेस से नहीं आया। दूसरा, यूएस डेट बेलआउट मतलब नए पैसे से पुराने कर्ज चुकाए जा रहे हैं। तीसरा, रेवेन्यू फ्रेजिलिटी यानी कुछ ही क्लाइंट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भरता। चौथा, डायरेक्टर लायबिलिटी मतलब मैनेजमेंट पर भारी कानूनी मामले। और पांचवा और शायद सबसे बड़ा संकेत, पीई एग्जिट यानी पुराने बड़े निवेशक अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। आखिर में ये पूरी रिपोर्ट एक ही सवाल पर आके रुक जाती है। क्या फ्रैक्टल एनालिटिक्स का ये आईपीओ निवेशकों के लिए एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित होगा, या फिर ये रिटेल निवेशकों के लिए खूबसूरती से बिछाया गया एक जाल है? सारे तथ्य और आंकड़े सबके सामने हैं, अब फैसला खुद करना होगा।